नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक पर। तो आज हम समझने जा रहे हैं क्लास 12th का जो पॉलिटिकल साइंस की अपनी सीरीज चल रही थी, तो उसका समझने जा रहे हैं हम पार्ट नंबर 2, एक दल के प्रभुत्व का दौर। तो आज हम समझने जा रहे हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो समझते हैं। इस पार्ट में से आएगा आपके एक छोटा प्रश्न, यानी कि अति लघुत्तरात्मक या वस्तुनिष्ठ टाइप का आपके इसमें से प्रश्न आएगा। एक आएगा आपके 3 नंबर का दीर्घोत्तरात्मक क्वेश्चन। तो अब बात कर लेते हैं अपन इस चैप्टर के क्वेश्चन की तरफ। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो मिलती रहे। साथ ही आप वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दें। चलते हैं वीडियो की तरफ। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा के पहले चुनाव में कितनी सीटें जीती थी? तो ये आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो 364 जो सीटें हैं वो जीती थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत में पहली बार किस राज्य में आई? तो यह है केरल। कौन सा है? केरल। बात करते हैं त्रावणकोर कोचीन वर्तमान किस राज्य में स्थित है? तो केरल। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। ये आपके एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, इस पर आप स्टार मार्क कर लें। फिर बात करते हैं A.K. गोपालन। A.K. गोपालन किस राज्य के प्रमुख कम्युनिस्ट नेता थे? तो ये थे केरल के। अब बात करते हैं प्रथम आम चुनाव में कितने प्रतिशत लोग साक्षर थे? तो 15% लोग जो थे वो साक्षर थे। अब बात करते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक है आपके आचार्य नरेंद्र देव। ये भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। फिर देखते हैं भारत में दलितों के मसीहा कौन है? B.R. अम्बेडकर। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वतंत्र पार्टी का गठन किसने किया? तो ये किया था आपके सी राजगोपालाचारी ने। अब बात करते हैं भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। अब बात करते हैं भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पर आप स्टार मार्क जरूर। भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए? तो भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर हुए आपके 24 जनवरी 1950 को। अब बात करते हैं भारत में पहले चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुकुमार सेन। स्वतंत्र भारत में पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। फिर बात करते हैं स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? तो ये हुआ आपके 1952 में। अब बात करते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो स्वास्थ्य मंत्री थे आपके राजकुमारी अमृता कौर। अब बात करते हैं आपके 1959 में कांग्रेस सरकार ने किस अनुच्छेद के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त किया? तो ये किया आपके अनुच्छेद 356 के तहत। अब बात करते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ आपके 1934 को। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसके थे B.R. अम्बेडकर। तो आपसे ये अम्बेडकर जी जो है, इनसे आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो अभी अपन ने पहले पढ़ा था मसीहा, और एक इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन है? तो ये भी है B.R. अम्बेडकर। अब बात करते हैं स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री कौन थे? तो ये है आपके रफ़ी अहमद किदवई। फिर बात करते हैं 1952 के जो आम चुनाव है उसमें कुल कितने लोग साक्षर थे? तो ये थे 15%। अब बात करते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव। भारत में पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। और जो वर्तमान में चुनाव आयुक्त है वो कौन है? आपके राजीव कुमार। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन है? तो अब्दुल कलाम आज़ाद। और वर्तमान समय में कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। अब बात करते हैं स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? तो 1952 में हुआ। अब बात करते हैं कि जो स्वास्थ्य मंत्री कौन है प्रथम? तो राजकुमारी अमृता कौर। अब बात करते हैं भारत का संविधान कब लागू हुआ? लागू कब हुआ? तो आपका जो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और बनकर कब तैयार हुआ? तो बनकर तैयार हुआ आपके 26 नवंबर 1949 को आपके बनकर तैयार हुआ। और जो हस्ताक्षर कब हुए? तो हस्ताक्षर हुए आपके 24 जनवरी 1950 को। तो इस प्रकार से आप इन डेटों को याद रख लें, क्योंकि इनसे आपके एक क्वेश्चन बन सकता है। फिर उसके बाद में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1934 में हुआ। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन है? तो B.R. अम्बेडकर। फिर बात करते हैं स्वतंत्र भारत में पहले संचार मंत्री कौन है? तो रफ़ी अहमद किदवई। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपके समग्र मानववाद सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो दीनदयाल उपाध्याय। फिर अब बात करते हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार मार्क कर लें। फिर अब बात करते हैं भारत में एक दलीय प्रभुत्व का दौर कौन सा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्योंकि बार बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ही विजय मिल रही थी, जैसे कि आपने पढ़ा था। अब बात करते हैं 1977 के आम चुनाव में किसको सत्ता मिली? तो जनता पार्टी को। अब बात करते हैं प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई? इससे भी आपका प्रश्न बनता है, तो इसको भी आप लिख लें कॉपी में और स्टार मार्क कर लें। तो सीटें थी आपके 489 आपकी सीटें थी। 490 में से 364 सीटें जो थी कांग्रेस को प्राप्त हुई, यानी कि उस समय का सबसे बड़ा जो आंकड़ा था वो कांग्रेस को मिला। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये हुई आपके 1885 में।
भारत में समाजवादी दल का गठन कब हुआ? तो 1934 में। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी, जिनको भारत रत्न से सम्मान किया गया। बात करते हैं भारतीय जो जनसंघ है उसकी स्थापना कब हुई? तो 1951 में। आयोग का गठन कब हुआ? तो 1950 में हुआ। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। भारत में तीसरे चुनाव कब हुए? तीसरे आम चुनाव तो ये हुए 1967 में। संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस पर आप स्टार मार्क कर लें, ये चीज़ आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ी थी, तो ये आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। फिर अब बात करते हैं केरल। केरल में किस पार्टी की सरकार बनी थी? तो केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी, तो इस पर भी आप स्टार मार्क कर लें, ये भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। यह पहला अवसर था जब किसी और पार्टी ने किसी दूसरे राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार मिली थी, क्योंकि जो 1951 के जो चुनाव थे उसमें हर जगह कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व था। अब बात करते हैं प्रथम आम चुनाव। प्रथम आम चुनाव में कितने राज्य व राज्य स्तरीय दल थे? तो ये थे 14 राष्ट्रीय व 15 राज्य स्तरीय दल थे। भारत ने किस चुनाव प्रणाली को अपनाया? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली, ये कई बार पूछा जाता है, तो इसको भी आप याद कर लें और कॉपी में लिख लें। जनसंघ ने किस विचार पर बल दिया? तो ये दिया एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र। अब बात करते हैं जनसंघ पार्टी के जो मुख्य नेता है उनके नाम बताइए, तो इस टाइप से भी आपके प्रश्न पूछा जा सकता है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अब बात करते हैं रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो 1917 में हुई थी, व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में। फिर उसके बाद में बात करते हैं भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था को अपनाया गया? तो बहुदलीय व्यवस्था। किस नेता के आने से कांग्रेस पार्टी ने एक आंदोलन का रूप ले लिया? तो महात्मा गांधी। भारत में दलितों का मसीहा किसे माना जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। स्वतंत्र पार्टी का गठन किसने किया? तो सी राजगोपालाचारी ने। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 1959 में कांग्रेस सरकार के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया? तो 1956 अनुच्छेद के अंतर्गत जो केरल की कम्युनिस्ट पार्टी है उसको बर्खास्त कर दिया गया था। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आप समझते हैं दीर्घोत्तरात्मक टाइप क्वेश्चन। प्रथम आम चुनाव के समय आलोचक ऐसा क्यों मानते थे कि भारत में सफलतापूर्वक प्रथम आम चुनाव नहीं करवाए जाने चाहिए, नहीं करवाए जा सकते? तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है वो बन सकता है आपके। तो एक तो ये है और एक ये भी, इसका इन दोनों क्वेश्चनों का जो आंसर है वो सेम ही है। तो आपको इस प्रकार से लिखना है इसका आंसर कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा देश है, साथ ही भारत में जनसंख्या भी बहुत अधिक निवास करती थी। साथ ही में शुरू में भारत ने जो सार्वभौमिक मताधिकार का प्रयोग किया था, लेकिन उस समय निर्वाचक मंडल के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि इतने बड़े क्षेत्र में चुनाव किस प्रकार से कराया जाए। क्यों? क्योंकि उस समय भारतीय लोग बहुत अधिकांशतः जो लोग थे वो कैसे थे? अशिक्षित लोग थे, और वे स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव किस प्रकार से कराया जाए। और कई लोग तो अपने गांव की गांव की जो स्त्री है उनके नाम भी नहीं बताते थे। तो इसी प्रकार से जो चुनाव था उसमें क्या हुआ? सफलतापूर्वक चुनाव नहीं करवाए जा सकते, लेकिन उसके बाद भी चुनाव हुए और अभी भी इसी प्रकार से हो रहे हैं। तो आप इसको भी इसी प्रकार से पढ़ सकते हैं। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। विभिन्न धार्मिक राजनीतिक समूह में एकता स्थापित करना। भारत में लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौतियों को समझाइए। राज्यों में राजनीतिक समूह को एकता स्थापित करना। भारतीय राजनेताओं के सामने विभिन्न धार्मिक राजनीतिक समूह को पारस्परिक एकता की भावना को विकसित करने की चुनौती थी। निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था करना। भारत में विस्तृत आकार को देखते हुए निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था करना भी एक बहुत बड़ी गंभीर चुनौती थी। और चुनाव क्षेत्र सीमांकन करना, मतदाता सूची बनाना। कुल मतदाताओं में केवल 15% लोग क्या थे? साक्षर थे। तो आपको इसी प्रकार से लिखना है, भारत में लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौतियों को समझाइए। तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आपने डाल दिया पहला। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि भारत इतना बड़ा देश है, भारत की जनसंख्या भी बहुत अधिक है और साथ ही भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बहुत बड़ा देश है। तो इसमें चुनाव कराना एक बहुत गंभीर समस्या थी, क्योंकि उस समय जो लोग थे वह साक्षर नहीं थे। उस समय 15% लोग क्या थे? साक्षर थे। कई सारे लोग अशिक्षित थे। लोग बाग अपने घरों की महिलाओं के नाम नहीं बताते थे। जैसे मतदाता सूची का नाम आया था जब पहली बार, तब किस प्रकार से नाम था, तो लोग बाग नाम नहीं बताते थे। साथ ही इसी प्रकार से जो चुनाव में थी क्या चुनौतियाँ। फिर अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रमों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो आपके जो ये 2 प्रश्न हैं ऊपर वाले, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अब बात करते हैं नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रमों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए।
स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति था। उस समय कांग्रेस एक राजनीतिक दल नहीं अपितु एक राष्ट्रीय आंदोलन भी था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इसके आदर्श संसदीय लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, स्वतंत्रता के बाद लगातार 30 वर्षों तक सत्तारूढ़ पार्टी थी। इन 30 वर्षों में कांग्रेस ने अस्पृश्यता उन्मूलन, दलितों का उत्थान और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर बल, सार्वजनिक उद्यमी की स्थापना करना, इसी प्रकार से जो कार्यक्रम चलाए, इसकी वजह से जो कांग्रेस सरकार थी वो अस्तित्व में थी। उसके अलावा भी एक बहुत बड़ा कारण था कि जो नेता थे वो सब पुराने वाले ही थे, जिसने जो राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते हुए क्या किया, राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते हुए देश को आज़ाद कराया था। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं इसका आंसर। अब बात करते हैं भारत में लंबे समय तक कांग्रेस दलीय प्रभुत्व के उत्तरदायी रहने के कोई 2 कारण बताइए। यह आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाता है, इस पर आप स्टार मार्क कर लें, साथ ही आप इसको कॉपी में भी लिख लें। प्रथम जो 3 आम चुनाव है उसमें कांग्रेस के प्रभुत्व के कारण, एक कारण तो यह है कि इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे कई करिश्माई नेता थे, साथ ही में जो संविधान को बनाने वाले भी नेता थे इसमें, साथ ही जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम जैसे 1857 की क्रांति हुई, इधर से भारत छोड़ो आंदोलन, तो इन जो आंदोलन थे उसमें भी इन लोगों ने सक्रिय भाग लिया। कांग्रेसी नेता ने क्या सक्रिय भाग लिया, इसकी वजह से ये लोकप्रिय थे और ये बहुत पुराने भी थे। तो इसी वजह से जो कांग्रेस था उसका प्रभुत्व लंबे समय तक चला आया। अब बात करते हैं भारतीय दलीय व्यवस्था की 2 विशेषताएं। भारत में बहुदलीय व राजनीतिक दल विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतीय दलीय व्यवस्था में राष्ट्रीय दलों के साथ क्षेत्रीय दलों का भी अस्तित्व में है। एक दलीय व्यवस्था क्या होती है? जब बहुत से दल होते हुए भी एक ही पार्टी को वर्चस्व मिले तो उसे कहा जाता है दलीय व्यवस्था। जैसे वर्तमान समय में आप देख ही सकते हैं कि बीजेपी दल का जो वर्चस्व है वो चल रहा है। आने वाले दल होते हुए भी एक ही दल का वर्चस्व होता है तो उसे दलीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे वर्तमान समय में बीजेपी का वर्चस्व दिख रहा है क्योंकि कई सारे राज्यों में बीजेपी की सरकार मौजूद है। तो आप इस प्रकार से कंपेयर करके भी पढ़ें तो आपको क्या पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होगा। अब बात करते हैं निर्दलीय की बढ़ती संख्या एक चुनौती। चुनाव में किसी एक राजनीतिक दल का बहुमत नहीं मिलता तो निर्दलीय की भूमिका बढ़ जाती है। ये निर्दलीय उम्मीदवार देश हित से स्वयं के फायदे के लिए ज़्यादा सोचते हैं, भारतीय दलीय व्यवस्था के हित में नहीं। यानी कि आपने स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व राजनीतिक दलों में संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और ये जो स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने की थी। किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी आपके जो कांग्रेस की स्थापना। इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत के प्रत्येक क्षेत्र के विचारधाराओं से जुड़े लोग थे और यह संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करती थी। और मुस्लिम लीग 1906 में मुस्लिमों के हितों की रक्षा के लिए उसने अलग अलग से अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। फिर भारतीय साम्यवादी दल 1924 में साम्यवादी दल की स्थापना की M.N. राय ने की। भारतीय समाजवादी पार्टी 1934 में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया जैसे लोगों ने समाजवादी पार्टी की क्या की स्थापना की। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं भारतीय स्वतंत्रता से पूर्व राजनीतिक दल कौन कौन से थे या इसके बारे में आप वर्णन इस प्रकार से कर सकते हैं। बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो पूरा नाम है वो क्या है। फिर उसके बाद में ये भी लिख सकते हैं कि ये दलितों के उद्धारक थे, इन्होंने दलितों को न्याय दिलाने के लिए कई सारे कार्य किए। साथ ही में इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की भी स्थापना की। इसके बाद में इन्होंने शेड्यूल कास्ट फाउंडेशन की स्थापना की। दूसरे विश्व युद्ध में के दौरान वायसराय के काउंसिलिंग के सदस्य रहे। साथ ही में इन्होंने बाद में बौद्ध धर्म को भी अपना लिया था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं, इसलिए इन्हें भारत के संविधान निर्माता भी कहा जाता है। 1951 में मंत्रिमंडल से हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर इन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। तो इस प्रकार से आप भीमराव अम्बेडकर के बारे में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं भारतीय क्षेत्रीय दलों की प्रकृति पर संक्षिप्त में टिप्पणी दीजिए। जाति, धर्म, क्षेत्र या समुदाय पर आधारित क्षेत्रीय दल भारत में कुछ क्षेत्रीय दल या तो किसी जाति पर आधारित हैं या धर्मनिरपेक्ष या क्षेत्र पर बने हुए हैं। राष्ट्रीय दल से निकले क्षेत्रीय दल कुछ वे दल हैं जो किसी समस्या विशेष के नेतृत्व को लेकर राष्ट्रीय दलों में विशेषकर कांग्रेस आदि से अलग हुए हैं, जैसे केरल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और तमिल कांग्रेस आदि। विचारधारा पर आधारित क्षेत्रीय दल भारत में कुछ राजनीतिक दल विचारधारा पर आधारित है, जैसे फॉरवर्ड ब्लॉक, किसान मजदूर पार्टी। अब बात करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में पहले से लेकर आम चुनाव तक भारत में लोकतंत्र स्थापित करने में किस प्रकार से मदद की। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इस पर आप स्टार मार्क कर लें। जब पहला आम चुनाव हुआ था उस समय भारत में कई लोग जो थे वह कम पढ़े लिखे थे, यानी कि अनपढ़ थे। यह चुनाव भारत के लिए एक प्रकार की अग्नि परीक्षा थी। उस समय लोकतंत्र केवल समृद्ध देशों में ही मौजूद था। उस समय तक विश्व के कई हिस्सों में महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था, जबकि भारत में जो था मतदान का अधिकार दिया और वह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया। साथ ही में एक साहसिक व जोखिम भरा काम किया और 1952 में भारत में पहला आम चुनाव हुआ। पहला जो आम चुनाव हुआ उसमें इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। जबकि पहले कह रहे थे कि पहले कई सारे टाइम्स भारत और भी पत्रिकाओं ने कहा था कि भारत जो है वो चुनाव नहीं करा सकता। जिस प्रकार से कई सारी बातें सामने आई। यह तर्क संभव नहीं है कि गरीबी या शिक्षा कमी की स्थिति में लोकतांत्रिक चुनाव नहीं कराए जा सकते। अगले 2 चुनावों में भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत किया। तो ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न था। उसके बाद में मतदान के तरीकों का वर्णन कीजिए। मतदान 2 प्रकार से होते हैं। एक तो आपने देखा ये क्या पिछले साल की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसमें आपके प्रश्न पूछा गया था, तो ये आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। आपने जैसा कि देखा है एक तो ईवीएम मशीन पे वोटिंग होती है जो कि वर्तमान समय में होती है, लेकिन इससे पहले क्या होता था कि एक होता था मतदान केंद्र रहता था, मतदान जो बूथ है वो होता था। तो उसके अंदर एक रहती थी मतपेटी, क्या रहती थी मतपेटी, और मोहरे रहती थी। तो कागज के ऊपर जो भी जिसको भी वह पार्टी वोट देना चाहती है तो वो उस पर अपने पसंद का ऊपर मोहर लगा देती थी। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसमें क्या है ये भी पढ़ लेते हैं। मतपत्र के द्वारा मतपत्र पर उम्मीदवार का नाम व चुनाव चिन्ह दर्ज होता था। मतदाता को मतपत्र पर अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगानी होती थी। ईवीएम मशीन द्वारा जो वोटिंग है वो भी होती थी। इसमें 2 तरीके पूछे और मैंने आपको एक और तरीका बता ही दिया। तो इस प्रकार से क्या थे चुनाव होते थे। और मैं बता रहा हूँ मतलब ये छोटे प्रश्न क्यों, जबकि इसमें से 3 नंबर का प्रश्न है, लेकिन क्या बोर्ड में वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 10 से 20% का क्या है वेरिएशन होता है। तो इसलिए क्या छोटे और बड़े प्रश्न दोनों को देखते हुए आपको काम करना है। अब बात करते हैं दल बदल से आप क्या समझते हैं। तो ये भी आपके एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। दल बदल का सामान्य अर्थ क्या होता है, एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाना। यानी कि जब किसी जनप्रतिनिधि द्वारा जिस दल की टिकट निर्वाचित होकर वो व्यक्ति आया है तो उस दल को छोड़ देना ही क्या है दल बदल है। दूसरे दल में चल जाता है, फिर वह वर्तमान में दल बदल कर संसद के द्वारा, पहले ये दल बदल बहुत अधिक होने लगे तो फिर संसद के द्वारा कुछ नियम बना दिए गए जिससे सदस्यता रद्द की जा सकती है। यदि वो दल बदल करेगा तो सदस्यता जो है वह रद्द की जा सकती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये कांग्रेस किन अर्थों में एक विचारधारा के रूप में गठबंधन थी। कांग्रेस में मौजूद विभिन्न विचारधारात्मक परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए। आज़ादी से पहले ही कांग्रेस ने परस्पर विरोध के हितों में कई शतरंगी सामाजिक गठबंधन की शक्ल की अख्तियार कर चुकी थी। इसमें विभिन्न वर्ग, जाति व भाषा व अन्य समुदाय के जो लोग थे वह इस गठबंधन से जुड़े हुए थे। और कांग्रेस में कई प्रकार के लोग थे, गणपंथी विचारधारा के भी थे, साथ ही दक्षिणपंथी विचारधारा के भी थे। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं यदि क्वेश्चन आया तो। अब बात करते हैं राजनीतिक दल के प्रमुख तत्वों को संक्षिप्त में समझाइए। संगठन से तात्पर्य है कि दल ने अपने लिखित व अलिखित नियम, उपनियम, कार्यालय, पदाधिकारी तो ये आदि होने चाहिए। ये दल के सदस्यों को अनुशासित रखता है। मूलभूत सिद्धांत में एकता, सिद्धांतों की एकता दल को आधार प्रदान करती है। सैद्धांतिक एकता के अभाव में दल जुड़े ही जाती है। संवैधानिक साधनों का प्रयोग राजनीतिक दलों को जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग हित अपेक्षा राष्ट्रीय हित में वृद्धि हेतु प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करें एक लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को आज ही करें सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी प्रकार से जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो मिलता रहे। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।